हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप 12th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप लोगों के लिए दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना न भूलें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 5 देखेंगे। ध्यान देंगे, केमिस्ट्री का पार्ट 5 देखने वाले हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का। याद रखेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग पार्ट 5 जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीसरा अध्याय है। एक्सरसाइज 3 से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। और ध्यान देंगे, जो आप लोगों का दोपहर 12 बजे लाइव क्लास हो रही है वह चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो रही है। इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़े क्योंकि आपको MK लेबोरियस कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जा रहा है। इसलिए जरूर जुड़े। और ध्यान देंगे, वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि आप लाइव क्लास कर रहे हैं तो उस लाइव चैट से जरूर जुड़े। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको मालूम हो तो उसमें जरूर दें। इस तरह से आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अपने स्क्रीन पर कह रहा है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इससे हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन 1 कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो एक रूपता प्रदर्शित करता है, बहुरूपता नहीं। कुछ तत्व ऐसे जो बहुरूपता भी प्रदर्शित करते हैं। और कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये ऑप्शन 3 को है। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में सल्फर, ऑप्शन सी में AC से सेलेनियम और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जल्दी से इस बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है जो एक रूपता प्रदर्शित करता है। सभी लोग लाइव चैट से जुड़े और उसमें अपना उत्तर जरूर दें। गलती होगा कोई बात नहीं, गलती से ही आप लोग सीखेंगे, इसलिए उत्तर जरूर दें और हमें लास्ट में जरूर बताएं कि आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था, पहले से प्रश्न का उत्तर याद था। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों को उत्तर आना शुरू हो गया है और सही भी जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से उत्तर दें और सभी लोग दें। तो याद रखेंगे कौन सा तत्व है जो एक रूपता प्रदर्शित करता है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये सभी है जो एक रूपता प्रदर्शित करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। ऑक्सीकरण अवस्था, इसको OS से भी शॉर्ट में लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। याद रखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो कौन सी संक्रमण धातु है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। जल्दी से अपना उत्तर देंगे लाइव चैट में। कौन धातु है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। क्या Fe लोहा है, क्या Mn से मैग्नीज है, क्या V वैनेडियम है या क्रोमियम है। कौन सी धातु है, कौन सी संक्रमण धातु है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। जल्दी से अपना उत्तर दें और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा संख्या में लाइव क्लास से जुड़ सके। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, तो वह है दोस्तों मैंगनीज। याद रखेंगे मैंगनीज। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तनु एवं अल्प क्षारीय। थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, और तनु ध्यान देंगे एक सांद्र होते हैं एक तनु होते हैं। सांद्र और तनु में कुछ अंतर है दोस्तों। जब भी सांद्र बोले तो जिस चीज में सांद्र लगा उसकी मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा कम है। अगर हम बोले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो इसमें जल की मात्रा अधिक है और अम्ल की मात्रा कम है। तो इसी तरह से करा तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट। के से पोटासियम, Mn से मैग्नीज होता है और से ऑक्सीजन। तो ये कह रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय
KMnO4 के घोल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है KMnO4 के घोल को, विलयन को? जल्दी से अपना उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? तो बेयर अभिकर्मक। जब केमिस्ट्री में आप लोग 12th क्लास का केमिस्ट्री पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें यूज होता है बेयर अभिकर्मक, रिएक्टेंट। अभिकर्मक को रिएक्टेंट कहते हैं। तो बेयर अभिकर्मक कहते हैं किसको? तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट को। याद रखेंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेयर अभिकर्मक। ध्यान देंगे तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? तो बेयर अभिकर्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जिसका सूत्र होता है ZnS का रंग है। जिंक सल्फाइड का रंग क्या होता है? क्या श्वेत होता है, काला होता है, भूरा या लाल? जल्दी से अपना उत्तर देंगे कि जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है। और ध्यान देंगे आप लोग के अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक एग्जाम के लिए भी लाइव क्लास होती है। इसलिए अगर आपके घर में अगल बगल छोटे भाई बहन हो तो उसे ज़रूर बताएं कि आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक क्लास के लिए लाइव होती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है। बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर आना शुरू हो गया और सही भी है। सभी लोग प्रयास करेंगे। चलिए याद रखेंगे जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। मर्क्यूरस आयरन का सूत्र है। ध्यान देंगे एक मर्क्यूरिक होगा, एक मर्क्यूरस। ध्यान देंगे दोस्तों जब सूत्र लिखने का नियम पढ़ेंगे, बेसिक केमिस्ट्री में ही पढ़ना है, तो एक में अस लगाते हैं, एक में अस लगाते हैं नाम के अंत में, एक में इक लगाते हैं। तो ध्यान देंगे जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, तो सल्फ्यूरिक का सूत्र होता है दोस्तों, ध्यान देंगे H2SO4, और यही कह दे सल्फ्यूरस तो H2SO3। याद रखेंगे अस अर्थात कम रहे और इक अर्थात ज्यादा रहे। तो याद रखेंगे उसी तरह से यहाँ करा मर्क्यूरस कम, जैसे मर्क्यूरस अर्थात Hg, मर्क्यूरिक जिसको कहते हैं मरकरी। दोस्तों मरकरी का जो नाम होता है हाइड्रागिरम होता है और इसको संकेत में Hg से कहते हैं। तो इसका परिवर्तनशील संयोजकता होता है। तो जब ज्यादा लेते हैं तो इक लगाते हैं, कम संयोजकता लेते हैं तो अस लगाते हैं। ये नियम है दोस्तों सूत्र लिखने में। जैसे क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरिक ऑक्साइड, ये सब नियम है। अस कहाँ लगेगा, इक कहाँ लगेगा। तो उसी तरह से आपसे बोल रहा है दोस्तों कि मर्क्यूरस आयन, आयन ऊपर जो आयन चढ़ा रहता है प्लस या माइनस, ये में सभी में प्लस चढ़ा हुआ, धन आयन है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कहता है मर्क्यूरस आयरन का सूत्र है क्या? Hg1 प्लस है, Hg2 प्लस है, Hg2 प्लस है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना उत्तर देंगे कि मर्क्यूरस आयरन का, मर्क्यूरस आयन दोस्तों सॉरी आयन का सूत्र है क्या है? मर्क्यूरस आयन का। सभी लोग उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया, इसी तरह से देंगे सभी लोग उत्तर। चलिए कुछ लोग का उत्तर सही भी आया है। तो याद रखेंगे मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होगा? तो Hg2 प्लस। याद रखेंगे Hg2 प्लस, इस पर 2 गो पॉजिटिव आयन है, 2 गो प्लस है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना न भूलें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों किसी संक्रमण तत्व X, कोई तत्व X ले रहे हैं। ध्यान देंगे ये X से सूचित किसी को नहीं, किसी तत्व चाहे हो गया सोडियम, पोटासियम, सोना, चांदी, जो कोई भी तत्व है उसका हम X का मान लिए, उसको क्या मान लिए? X। और कौन तत्व है? तो संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन। और संक्रमण तत्व होता है दोस्तों किसको कहते हैं संक्रमण तत्व? तो देखिए एक S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है, F ब्लॉक होता है। आगे आपका एक प्रश्न आएगा कि किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल हम किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था, याद रखेंगे इसका है जो ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? +3 है। ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं उसके लास्ट में क्या है? 3D4 है। तो
तो x की परमाणु संख्या है। क्या होगा x का परमाणु संख्या? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में ध्यान देते हैं, क्या लिखते हैं? तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6, उसके बाद लिखते हैं दोस्तों 4s 2 और 3d 10। ये है ये 2 2 6, ये क्या है दोस्तों? तो एस उपकक्षा है, एस सब सेल है, और एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में 6 रहते हैं, डी में 10 रहते हैं और एफ में 14 रहते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको कह रहा है दोस्तों कि 3d4 है, इसमें कहा है तो डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें 4 है, तो वही कह रहा है कि इसका विन्यास में 3d4 है, तो कितना परमाणु संख्या होगा? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग कि किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है, तो X का परमाणु संख्या होगा क्या 25 होगा या 26 होगा या 22 होगा या 19? और ध्यान देंगे 25 में दोस्तों मैंगनीज होता है, 26 में लोहा होता है, 22 में ध्यान देंगे 22 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वैनेडियम हो जाएगा, क्योंकि 22 में ही सही है। चलिए 22 में वैनेडियम हो जाएगा। उसके बाद क्या है 19 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 19 में हो जाएगा आपका पोटासियम। तो आप लोग सॉरी दोस्तों 22 में वैनेडियम नहीं है, वो तो 23 में वैनेडियम है, 22 में क्या हो जाएगा? टाइटेनियम हो जाएगा। तो जल्दी से अपना उत्तर देंगे, क्या मैंगनीज होगा, अर्थात 25 में क्या है दोस्तों? मैंगनीज, 26 में क्या है? लोहा, और 22 में क्या है? टाइटेनियम, और 19 में क्या है? पोटासियम। तो कौन परमाणु संख्या होगा, कौन सा तत्व होगा? अपना उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे जो तत्व है वह कौन सा तत्व होगा? मैंगनीज होगा, और उसका परमाणु संख्या क्या है? 25। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कंफ्यूजन दूर कर लेंगे दोस्तों। जो हम 22 बोल रहे थे, 22 में क्या है? टाइटेनियम है, और 23 में वैनेडियम है, याद रखेंगे। 19 में पोटासियम, 20 में कैल्शियम, 21 में स्कैडियम, 22 में टाइटेनियम, 23 में वैनेडियम, 4 में क्रोमियम, 24 में क्रोमियम, 25 में मैंगनीज। इसी तरह से चलते रहता है दोस्तों। तो 22 में टाइटेनियम है और 23 में वैनेडियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोना धातु जिसका संकेत Au होता है, लैटिनम ऑरम होता है, का ऑक्सीकरण संख्या होता है। क्या होता है सोना का ऑक्सीकरण संख्या? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सोना का? जल्दी से अपना उत्तर देंगे कि ऑक्सीकरण संख्या सोना का क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रख लेंगे दोस्तों कि सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो +1 होता है। याद रखेंगे प्लस में 1, माइनस में नहीं, प्लस में 1। सोना का ऑक्सीकरण संख्या +1, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? और दोस्तों ये मैट्रिक से ही ये प्रश्न पूछते आता है। मैट्रिक के भी एग्जाम में पूछता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड निम्न में से कौन है, और आप लोगों से भी पूछ रहा है निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कौन है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या Cr2O3 है, क्या Mn2O7 है, या V2O3, या CrO क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड? उसी तरह से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है इनमें से? चलिए याद रखेंगे कौन है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Cr2O3, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में डी ब्लॉक के तत्व हैं। निम्न में डी ब्लॉक के तत्व अर्थात ये चारों ऑप्शन में कौन है जो डी ब्लॉक के तत्व हैं? याद रखेंगे एक होता है एस ब्लॉक के तत्व, एक होता है पी, एक डी और एफ। हम लोग चल रहे हैं दोस्तों इसी से चल रहे हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व से चल रहे हैं। एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक हम लोग पढ़ लिए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लिए हैं। आज हम लोग डी और एफ से चल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व कौन है? सही उत्तर आप लोग देंगे क्या? जीडी को कहते हैं गैदोलिनियम, क्या ये है डी ब्लॉक के तत्व? क्या एचएस कहते हैं हैशियम है डी ब्लॉक के तत्व? या ईएस कहते हैं दोस्तों आइंस्टेनियम? क्या सीजीएम कौन है जो डी ब्लॉक के तत्व है?
चलिए सभी लोग उत्तर देंगे। अगर आप लोग आवर्त सारणी को देखे होंगे अच्छी तरह से तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो याद रखेंगे हैशियम, हैशियम है जो डी ब्लॉक के तत्व है। याद रखेंगे हैशियम है जो डी ब्लॉक के तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। निम्न में से किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं, अर्थात जो दोस्तों कौन समूह है जिसको सिक्का धातु कहते हैं। आप अपने अनुमान से समझ सकते हैं किससे सिक्का बनाया जाता भी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सही सही दे सकते हैं, जल्दी से अपना उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और याद रखेंगे दोस्तों सभी लोग उत्तर दें इस प्रश्न का। और जो इस प्रश्न का जो पिछले प्रश्न का उत्तर था तो इसका हम आपको परमाणु संख्या बता दें। जो हैशियम है, हैशियम का परमाणु संख्या दोस्तों 108 होता है। कितना? 108 है। याद रखेंगे हैशियम का परमाणु संख्या 108 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, क्योंकि तांबा का भी सिक्का बनाया जाता है, चांदी के भी और सोना के भी, इसलिए इस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी संक्रमण तत्व है उसके द्वारा कितना अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है। कोई भी संक्रमण तत्व हो उससे अधिक कितना ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है। क्या +7 हो सकता है, +8, +6 या +5? जल्दी से अपना उत्तर देंगे कि किसी भी संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना प्रदर्शित हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। याद रखेंगे किसी भी संक्रमण तत्व के द्वारा अधिक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था +8 प्रदर्शित हो सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स लोग जुड़ सकें जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं। और याद रखेंगे प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का लाइव डिस्कशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट। अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है, क्यों, किसके कारण से? अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है, क्या व्यंजक चूर्ण से, माइक्रोकोस्मिक लवण से या मोड़ लवण से या श्वेत कशिश से? किसके कारण से अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है? जल्दी से अपना उत्तर देंगे इस प्रश्न का। चलिए कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं, सभी लोग देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग देंगे कि अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। तो याद रखेंगे मोड़ लवण से। किसके कारण से? मोड़ लवण से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमलगम का आवश्यक अवयव है। ये भी दोस्तों मैट्रिक के भी एग्जाम में पूछता है कि अमलगम का जो अमलगम मिश्र धातु में कौन सा तत्व हमेशा उपस्थित रहते हैं, कौन प्रमुख है, उसी को आपको कह दिया दोस्तों अमलगम का आवश्यक अवयव है। कौन सा अवयव है जो अमलगम का आवश्यक है? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे, बहुत ही आसान सवाल था। Hg पारा है जो अमलगम का आवश्यक अवयव है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमोनियम मैग्नेट का सूत्र होता है। दोस्तों ध्यान देंगे एक अमोनिया होता है, एक अमोनियम होता है। अमोनियम का NH4 और अमोनिया का NH3। ध्यान देंगे कन्फ्यूजन होंगे दोस्तों। अमोनिया कहे तो NH3 और अमोनियम कहे तो NH4। जिसमें ज़्यादा शब्द आ रहे हैं उसमें ज़्यादा रहेगा दोस्तों 4, और अमोनिया कम शब्द में ही हो रहा है, कम अक्षर में ही बोला है इसलिए कम, इसलिए ट्रिक्स तो थोड़ा याद रखेंगे। तो अमोनिया कहे तो NH3, अमोनियम कहे तो NH4। तो चलिए ये प्रश्न का उत्तर देंगे कि अमोनियम मैग्नेट का सूत्र है, पर मैग्नेट नहीं करा है, मैग्नेट करा है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या ए सही है, बी सही है या सी या डी? सभी लोग उत्तर देंगे, बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? NH4 का होल टू MnO4। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड है नहीं पूछ रहा है, कौन तत्व है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, सभी लोग देंगे। बहुत ही आसान सवाल है कि कौन तत्व है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। चलिए बहुत बढ़िया।
तो याद रखेंगे दोस्तों, कौन तत्व है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? तो वह है दोस्तों जिंक। Zn है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चाहते हैं कि प्रतिदिन के लाइव क्लास का PDF प्राप्त करना तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें जुड़ जाएं। जुड़ने से आपको प्रतिदिन के लाइव क्लास का PDF मिल जाएंगे। उससे आप अपने कॉपी में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का नोट्स बना ले, एक जगह संग्रहित कर ले, क्योंकि जितने भी प्रश्न है MK लेबोरेटरीज कोचिंग सेंटर द्वारा VVI ऑब्जेक्टिव संग्रहित किया गया है। इसलिए आप लोग एक इसका संग्रहित कर लें, इसे भंडार कर लें चैप्टर बाय चैप्टर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? कौन है जो प्रथम संक्रमण से संक्रमित नहीं है, संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित है, माने कौन है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी से बिलोंग नहीं करता है? क्या लोहा है, क्या वैनेडियम है, या Ag से चांदी है, या Cu से कॉपर तांबा है? कौन है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? अब ध्यान देंगे दोस्तों, संक्रमण श्रेणी किसको कहते हैं? तो अगर आप आवर्त सारणी देखे होंगे तो इस तरह से आवर्त सारणी रहते हैं दोस्तों, और इधर से ऐसे करके रहता है। मान लीजिए कि और थोड़ा सा ऊपर से चलेंगे, इस तरह से रहते हैं दोस्तों, और इस तरह से रहने के बाद ठीक है, और यहाँ से एक और रहते हैं। तो जो इसमें जो तत्व रहते हैं यहाँ तो खाली रहते हैं दोस्तों, इसमें खाली रहते हैं। तो इसके बाद ध्यान देंगे जो यहाँ से जो तत्व आते हैं, जैसे ये हो गया, ऐसे हो गया दोस्तों, इसी तरह से ऐसे रहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, और इधर से भी आ जाते हैं दोस्तों, ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, और ऐसे रहते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं और कौन होते हैं दोस्तों? यहाँ से एक निकला हुआ रहता है, एक्स्ट्रा में रहता है दोस्तों, ऐसे रहता है। इसी में तो रहता है हीलियम, और इधर से जो निकला हुआ रहता है इसमें कौन रहता है? हाइड्रोजन रहता है। तो जो रहता है इधर, तो उसी में क्या रहता है? इधर जो है इधर ही क्या रहता है? तो संक्रमण रहता है। 2 गो और रहता है, इसको क्या कहते हैं? ES ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, और F ब्लॉक हो गया। ध्यान देंगे ये F ब्लॉक। तो जो संक्रमण श्रेणी है जो ये है, याद रखेंगे संक्रमण श्रेणी ये है। तो आपसे कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी, तो जो ये भी प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसमें जो है इसमें ऐसे ये प्रथम होगा, द्वितीय होगा। तो कह रहा है कि कौन है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी समझ नहीं है, मतलब इसमें नहीं है। कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों चांदी। Ag है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, क्योंकि Ag है जो द्वितीय में है, कॉपर के नीचे। याद रखेंगे ऊपर में कॉपर होते हैं, उसके बाद Ag है। तो प्रथम में कॉपर आते हैं और द्वितीय में क्या आते हैं? Ag आते हैं। इस तरह से रहते हैं। तो आप लोग बढ़िया से इसे समझ लें। आवर्त सारणी को जरूर देखें, इस क्लास के बाद आवर्त सारणी से पूरी बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो याद रखेंगे कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो Ag चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मरकरी पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है? याद रखेंगे जो पारा है दोस्तों, ये धातु और अधातु में जब अंतर पढ़ते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसमें ये अपवाद आता है, एक्सेप्शन आता है कि धातु रहते भर में यह क्या है? द्रव अवस्था में रहता है। तो किसके कारण? मरकरी है जो किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है, और कोई नहीं है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। किस कारण से या कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है? चलो बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे अपनी बहुत ऊंचे, अपनी है जो बहुत हाई ऊंचे आयनन एंथैल्पी और दुर्बल धात्विक बंध अर्थात बंधन के कारण यह कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। ध्यान देंगे बहुत ऊंचे हाई आयनन एंथैल्पी व दुर्बल धात्विक बंधन के कारण। याद रखेंगे 2 कारण है, बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी और दुर्बल कमजोर धात्विक बंधन के कारण यह कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान देंगे दोस्तों समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से हरा थोथा कहते हैं, किसको कहते हैं हरा थोथा? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कौन है जो हरा थोथा है?
सभी लोग देंगे और लास्ट में हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को कितने प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम था। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे हरात होता है, एक नीलात होता याद रखेंगे, एक नीलात होता है और यहाँ आपसे पूछा हरात होता। तो हरात होता किसको कहते हैं? FeSO4 × 7H2, इसे क्या कहते हैं? हरात होता कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? देखिए दोस्तों, पिछले समझाए थे कि किस ग्रुप के एक होता है S ब्लॉक, एक होता है P ब्लॉक, एक D और एक F। इस तरह से आवर्त हम लोग पढ़े। तो जो इधर रहता है, एक इधर रहा, एक इधर रहा और एक नीचे 2 रहता है दोस्तों। तो 2 आवर्त नीचे रहते हैं और बाकी ऊपर रहते हैं। तो ध्यान देंगे, इसको कहते हैं S, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं D, इसको कहते हैं F। तो अभी तो बताएं, इसी को तो कहते हैं संक्रमण। तो आप समझ गए होंगे कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो D ब्लॉक के। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? देखिए दोस्तों, कौन है जो प्रथम संक्रमण, उसी तरह से प्रथम जो संक्रमण श्रेणी है दोस्तों, इसमें जो आवर्तसारणी में, तो इसमें जो यहाँ पर है तो ऐसे करके है, तो कौन इसका तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, कौन है? जल्दी से अपना उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दोस्तों, मैग्नीशियम है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। और जो लोहा है Fe या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है, क्योंकि लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। उसी तरह से क्रोमियम भी दोस्तों, ये भी इसका परमाणु संख्या 24 है, सबसे ऊपर में ही रहता है। जो इससे वर्षा नहीं रहता दोस्तों यहाँ, तो सबसे ऊपर में जो रहता है ये यही रहता है। लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है। मगर ध्यान देंगे, मैग्नीशियम संक्रमण श्रेणी में नहीं आता है। या कहाँ है ये दोस्तों? S ब्लॉक में है, S ब्लॉक के द्वितीय वर्ग में। ध्यान देंगे इसमें है, यहाँ पर मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। जो ऊपर में क्या होता है? बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है, रेडियम होता है, उसके नीचे आते रहता है। तो आवर्तसारणी आप लोग जरूर देखें ज़्यादा समझ में आने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वप्रयोगी पदार्थ है। ये आपको फिजिक्स में और मैट्रिक में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वप्रयोगी पदार्थ क्या है? जल्दी से अपना उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया। याद रखेंगे, सबसे आसान है, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे। हमें पूरा आशा है कि सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वप्रयोगी पदार्थ क्या है? चलिए, सभी लोग का उत्तर सही आ रहा है, लगभग सभी लोग देंगे नरम लोहा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए करते हैं। तो आज हम लोग D एवं F ब्लॉक के तत्व से महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे। इसी तरह से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे लाइव क्लास हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्लास का डिस्कशन के साथ करते हैं। इसलिए आप लोग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।